नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम संवैधानिक चर्चाएं। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें हम इन सब विषयों को पढ़ेंगे जो संविधान के विषय हैं और वो जो है 2024 में जो है चर्चा में रहे हैं, उनमें कुछ न कुछ संशोधन हुए हैं या वो चर्चे में दिखाई दिए हैं, ऐसे विषयों को यहाँ दिया गया है। तो इससे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिए संविधान का वेटेज पीएससी में बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ के जो प्रश्न बनते हैं तो वो जो है करंट से भी रिलेट करके पूछा जाता है। तो अभी जो करंट में क्या क्या चर्चा हुआ है संविधान से रिलेटेड, उनसे जो है रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे देखेंगे हम कैसे क्या क्या टॉपिक जो है चर्चे में है। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसके वीडियो का लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखिए। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वह सबसे पहला टॉपिक है। तो देखिए यह जो है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया गया। तो इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव में कैसे उपराष्ट्रपति के ऊपर लाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत, सब कुछ को पढ़ेंगे। हाँ, दिसंबर 2024 में विपक्ष के 60 सांसदों के समर्थन से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, पदेन रूप से उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होते हैं, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। विपक्ष राज्यसभा के सभापति पर सत्ता पक्ष के समर्थन में कार्य करने एवं सरकार विरुद्ध टिप्पणियों पर चर्चा नहीं करवाने का आरोप लगाया है। तो यह जो है आरोप लगाया गया है, इसी आरोप के आधार पर उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। परंतु देखिए अविश्वास प्रस्ताव को, वास्तविक रूप से अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के विपक्ष के पास बहुमत संख्या न होने के कारण पारित नहीं हो पाएगा, परंतु इसे विपक्ष का सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करने का तरीका माना जा सकता है। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला प्रकरण है जब उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू हेतु नोटिस दिया गया है। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव पहले उपराष्ट्रपति के संबंध में हम पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से लेकर के 67 के बीच हुआ है। तो 63 से लेकर के 63 से 67 तक के किया गया है उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा, जिसमें 63 में क्या दिया गया है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। 64 में इनकी क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति को कहा गया है कि ये जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, राज्यसभा के पदेन सभापति। उसके बाद देखिए 64 के बाद 65 में दिया गया है आकस्मिक, राष्ट्रपति के आकस्मिक, अगर राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है या फिर वे अनुपस्थित होते हैं, तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वहन करेंगे। यह 65 में दिया गया है। वही 66 में क्या दिया है, इनके चुनाव प्रणाली को दिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा वह दिया गया है, जो कि एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। ठीक, और इसके लिए जो सदस्य होते हैं मतदान करने वाले, वो कौन होंगे, दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं इसमें। ठीक, और उसके बाद अगला है जो इस बार चर्चा में है, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है उपराष्ट्रपति का। उससे पहले, अगर 5 वर्ष से पहले वे अपना त्याग पत्र देके भी, जो किनको देते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके अपने पद को छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। तो यही अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा जो है आर्टिकल 67B में दिया गया है। ठीक, 67B में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। तो इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन है। तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन 67B में है। संसदीय प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों से बहुमत पर प्रस्ताव, जिस लोकसभा द्वारा सहमति प्रदान की गई है, उसी के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इनके लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है उसे समझिए। सबसे पहले तो कम से कम 50 सदस्य, कहां के सदस्य, राज्यसभा के। तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर से जो है प्रस्ताव को भेजा जाता है। पहले प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसमें कम से कम 50 राज्यसभा सांसदों का हस्ताक्षर हो। और यह जो है पहला कंडीशन है कि यह सिर्फ राज्यसभा में प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं। और इनके ऊपर जो है प्रस्ताव लाने से पहले, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व इन्हें नोटिस देना रहता है। तो इन्हें 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। और देखिए इसका जो पारित होगा, यह जो प्रस्ताव पारित कैसे होगा, तो यहाँ दिया गया है पारित कैसे होगा। तो राज्यसभा के वर्तमान सदस्य टोटल 250 सदस्य हैं। तो टोटल 250 सदस्य के बहुमत से, अर्थात इसका कितना 1/2 अर्थात 50% +1
इस बहुमत से जो है पारित कराने पर ही राज्यसभा से पारित होगा। उसके बाद इसे लोकसभा में ले जाया जाता है और लोकसभा के साधारण बहुमत, साधारण अर्थात जितने उपस्थित हैं उनके बहुमत से जो है पारित कराना साधारण बहुमत कहलाता है। तो वहां साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाए तब जो है उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक, परंतु यह पारित नहीं हुआ। पारित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टोटल अभी 250 राज्यसभा सदस्य हैं। इनमें से जो विपक्ष है, विपक्ष द्वारा लाया गया है, तो विपक्ष में जो है जितने भी पार्टी शामिल है, टीएमसी हो या कांग्रेस हो या फिर जो बहुजन समाज पार्टी है, उन सब का टोटल अगर काउंट किया जाए तो टोटल सिर्फ 103 है। ठीक, तो 103 सीट है, तो ये 103 सीट से बहुमत प्राप्त नहीं होता है राज्यसभा में। तो बहुमत उनके पास नहीं होने के कारण यह प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया। ठीक, तो ये उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको याद रखना है। अब अगला देखिए, जस्टिस शेखर पर महाभियोग के लिए राज्यसभा में नोटिस लाया गया। तो अब हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस शेखर यादव, इनके विरुद्ध भी महाभियोग लगाया गया है। तो इनके विरुद्ध ये यहाँ के हाई कोर्ट के हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव, इनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस लाया गया। प्रस्ताव में 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर है, जिसमें कपिल सिब्बल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इसकी चर्चा 144(5) बताया गया है, लेकिन इसकी चर्चा जो है 124(4) में है। 124(4) में देखिए, 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के संबंध में प्रावधान है, तो इसी के सब क्लोज 5(4) में कहा गया है, 124 के सब क्लोज 4 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बतलाया गया है इसी में। 124(4) में याद रखेंगे, यहाँ गलत दिया गया है इस बुक में, 124(4) जो है सही आर्टिकल है, महाभियोग लगाया गया है। ठीक, तो और इसके बाद जो है ये तो हाई कोर्ट के हैं, तो इनके ऊपर कैसे लगाया जा रहा है, तो ये यहाँ याद रखेंगे आर्टिकल है 218। आर्टिकल 218 के तहत कहा गया है कि जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट, जिस आर्टिकल की जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रक्रिया से जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर भी महाभियोग लगाया जाएगा। तो ये 218 में वर्णित है। तो अगर हम देखें इनडायरेक्टली रूप से, तो जो है इनके ऊपर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, तो इनके ऊपर जो महाभियोग लगा है वह 218 के तहत लगाया गया है। 218 में कहा गया है कि 124(4) के सब क्लॉज में जो महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर लगता है वही इनके ऊपर लगेगा। ठीक, तो देखिए ये कैसे पारित होता है महाभियोग प्रस्ताव। किसी न्यायाधीश के ऊपर पारित करना हो तो महाभियोग प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत कहने का अर्थ है 2/3 सदस्यों से बहुमत से पारित किया जाता है। तो 2/3 सदस्य अर्थात विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होगा, जो कि पारित नहीं हो पाया है। इस कारण जो है यह नहीं, इनका जो है अपने पद से नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखिए अभी तक के जो है भारत में 4 बार जो है लाया गया है बोल सकते हैं, और इनका काउंट कर लिया जाए तो टोटल हो गया 5 बार। कहीं कहीं आपको 6 बार भी मिलेगा, तो आप देख के ऑप्शन के आधार पर लेंगे, 6 बार भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो 6 बार जो है अभी तक के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाया जा चुका है। तो 4 बार तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया। देखिए 1993 में सबसे पहले लाया गया था वी रामास्वामी, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर पहले बार लगा था, वो कौन थे? 1993 में वी रामास्वामी, याद रखेंगे। दूसरा 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन, उनके ऊपर लाया गया था और इनका जो है पारित भी हुआ था। तो ये दूसरे होंगे। और उच्च न्यायालय के जो है ये पहले न्यायाधीश है जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। वर्ष 2017 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर लाया गया था सीवी नागार्जुन रेड्डी के ऊपर, जो पारित नहीं हो पाया। वर्ष 2018 में सीजीआई के ऊपर, तो पहले सीजीआई है ये जिनके ऊपर लाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सीजीआई, उनके ऊपर कौन थे? दीपक मिश्रा, उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था 2018 में, जो कि क्या पारित नहीं हो पाया था। ठीक, तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए। उसके बाद देखिए ये तीसरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो नागरिकता संशोधन कानून 2019 में भी इस वर्ष कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ नए कानून लाए गए हैं, उन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर हम नागरिकता संशोधन कानून 2019 की बात करें तो इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन 12 दिसंबर 2019 को प्राप्त हुआ था। और यह जो नया कानून आया 2024 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम नियम 2024 के नाम से, यह कब 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी किया गया है इसका। ठीक, और देखिए यहाँ जो संशोधन होता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6वां संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नवीन प्रावधान क्रियाशील हो जाएंगे। नवीनतम संशोधन के तहत निर्धारित मापदंड पर नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ क्या क्या संशोधन हुआ है उसे देख लीजिए। यहाँ नागरिकता के दायरे में वृद्धि किया गया है। तो सबसे पहले है नागरिकता के दायरे में वृद्धि, और दायरा क्या रखा गया है? 21 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आने वाले 6 धार्मिक समुदाय कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 6 धार्मिक संप्रदायों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता के दायरे में वृद्धि किया गया है। इस तारीख को याद रखेंगे, 31 दिसंबर 2014। ठीक,
तो यहाँ देखिए खुलेआम आपको दिख रहा है कि यहाँ धार्मिक धर्म को आधार बनाया है नागरिकता के लिए, तो धर्म को नागरिकता के लिए आधार बनाया गया है। यह हमारी पहली बार दिखाई दे रहा है भारतीय संविधान में। ठीक, अगले आगे चलिए। पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं है। तो नवीन संशोधन संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल 4 राज्य कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। इनके संलग्न क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। तो कौन? त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, असम के कार्गी आंग्लो क्षेत्र, मेघालय के गारो हिल्स, मिजोरम के चकमा जिला, इन सभी क्षेत्रों में यह संशोधन लागू नहीं होगा। नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना 11 मार्च 2024 में जारी होने के पश्चात सर्वप्रथम नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। इसमें कुल 14 आवेदन करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। तो अभी तक टोटल 14 को जो है इसके 14 लोगों को यहाँ की नागरिकता प्रदान किया गया है इस नागरिकता वृद्धि के संशोधन के पश्चात। अब चलिए, अब यहाँ एक और चर्चा में रहा है संविधान से संबंधित ही। नवीन भारतीय आपराधिक कानूनों का नाम परिवर्तित किया गया है। नए आपराधिक कानून है उनके नाम परिवर्तित करके उनका नए नाम रखे गए हैं। देख सकते हैं ब्रिटिश काल के संशोधित कानून को भारत सरकार द्वारा निर्मित 3 नए कानून के प्रतिस्थापित कर भारत की आपराधिक न्यायालय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है कब जो है क्या क्या डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे संबंधित उसे देख लीजिए। देखिए राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था नए कानूनों के लिए 25 दिसंबर 2023 को, अधिसूचना जारी हुआ 24 फरवरी 2024 को और प्रभावशील हो गया 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील है। ये नए कानून अभी जारी हैं। इन नए कानूनों का पूर्व नाम और नए नाम भी आगे दिया गया है। यहाँ एक पोस्टर दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। बदले गए कानून के लिए इंपॉर्टेंट डेट 3 कानूनों को 12 दिसंबर 2023 को एक बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था संसद में। यह विधेयक संसद के 21वीं संसद में तीनों विधेयक को पारित किया गया था। इसका डेट दिया गया है, जो डेट जो है इंपॉर्टेंट है उसी डेट को। यहाँ देखिए पूर्व कानून और नए कानून का जो नाम परिवर्तित किया गया है उसे देख लीजिए। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तो क्या था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा, BNSS 2023। भारतीय दंड संहिता IPC था, उसका नाम अब परिवर्तित करके BNS हो गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, इंडियन एविडेंस एक्ट, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है, BSA हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो देखिए जहां भी इंडिया लिखा हुआ है वहां क्या हो गया? भारत हो गया है, देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं वक्फ आंदोलन, वक्फ संशोधन। तो एक वक्फ अधिनियम भी देखने को मिलता है हमें भारत में। तो ये वक्फ अधिनियम, इसका अर्थ क्या होता है उसे समझ लीजिए। तो वक्फ अर्थ क्या होता है? यह जो है धार्मिक तथा धर्म के लिए जो कोई अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं, तो जो संपत्ति का दान किया रहता है वह संपत्ति जो है वक्फ संपत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यह मुख्य रूप से मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाले के लिए किया जाता है, क्योंकि वक्फ एक क्या है? अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के लिए किया गया दान। ठीक, तो मुसलमानों में जो अपनी संपत्ति, चर संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उन सबको दान करने से जो संपत्ति दान किया जाता है उसी ही वक्फ कहते हैं। तो ये जो वक्फ संपत्ति रहेगा उसी के संबंध में जो कानून रहता है वही है वक्फ कानून। उसमें जो है संशोधन किए गए हैं उसे देख सकते हैं। देखिए लोकसभा में 8 अगस्त 2024 में 2 विधेयक वक्फ संशोधन एवं मुसलमान वक्फ निदेशन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुनर्विचार व अन्य पहलुओं को लेकर संयुक्त संसदीय समिति को जांच हेतु सौंपा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995, तो वक्फ अधिनियम है 1995, उसी में संशोधन करना है इस विधेयक के माध्यम से, जिससे वक्फ संपत्तियों के विनिमय और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। तो जो वक्फ संपत्ति होते हैं, आपको मैं बताया कि जो दान किया जाता है धर्म के लिए, वक्फ संपत्तियां कहलाते हैं। उन्हीं के विनियमन और प्रबंधन के लिए समस्याओं का समाधान करने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। और वही मुसलमान वक्फ या निदेशन विधेयक 2024, यह उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 उसको समाप्त करना है। यह ब्रिटिश कालीन कानून है जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए अप्रासंगिकता हो गया है, इसलिए जो है इसे समाप्त करने वाले हैं। जो 1923 में लाया गया विधेयक था मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, इसे क्या किया जाएगा? पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। चलिए आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं आदेश और कौन कौन से जारी रहे हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 में क्या है? देखिए 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6 की संवैधानिकता को यथावत बनाए रखने का आदेश दिया गया है। धारा 6A के वर्ष 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने हेतु शामिल किया गया था। धारा 6A में क्या प्रावधान है? 1 जनवरी 1966 से पहले से लेकर 25 मार्च 1971 के मध्य असम आए अप्रवासियों को कुछ शर्तों के साथ भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो यह भी जो है कब किया गया था? 1985 में यह 6A जोड़ा गया था, जिसमें इस तारीख से इस तारीख के मध्य असम आए हुए अप्रवासियों को जो है भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था।
ठीक। अब देखिए यहाँ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। ये जो है बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था इस वर्ष। तो इसमें क्या था कि अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ, कितने न्यायाधीश से 7 न्यायाधीश, भारत में अनुसूचित जाति व जनजाति के उपवर्गों के तहत इन श्रेणियों के भीतर सामाजिक आर्थिक रूप से अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने के मामले में स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें क्या है, अब देखिए जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन दोनों के लिए क्या लाया गया था, इसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान लाने के लिए निर्णय दिया गया है। क्रीमी लेयर जो बहुत ज्यादा पिछड़े अनुसूचित जाति हैं या पिछड़े जनजाति हैं, उनको जो है अलग कैटेगरी में, क्रीमी लेयर कैटेगरी में रख के जो है, जो ज्यादा ही पिछड़े हैं उनके लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, तो यह निर्णय लिया गया है, उसी को यहां दिया गया है, देख सकते हैं निर्णय की मुख्य बातों में। तो राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति व जनजाति को श्रेणी के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग से कोटा प्रदान कर सकता है। तो अन्य जो ज्यादा ही पिछड़े हैं उनके लिए अलग से कोटा, तो यहाँ उप वर्गीकरण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में उप वर्गीकरण में 100% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो किसी भी जाति को जो है 100% आरक्षण नहीं देना है किसी भी शर्त में। राज्य सरकारें इस निर्णय के पश्चात अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणियों के लिए क्रीमी लेयर प्रावधान हेतु विचार कर सकती है। तो यहाँ क्रीमी लेयर प्रावधान किया जा सकने का भी प्रावधान किया गया है, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक, तो यही था, एसटी एससी के लिए भी क्रीमी लेयर जारी करने का प्रावधान है। अब जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं, एसटी एससी को आरक्षण तो पहले से प्राप्त हैं, और उनमें एसटी एससी में ही जो ज्यादा और पिछड़े हैं उन्हें विशेष और अलग से कोटा में आरक्षण दिया जाएगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय था। आगे चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ध्वज व प्रतीक। तो सर्वोच्च न्यायालय में ध्वज व प्रतीक को जो है बदला गया है इस वर्ष। नए ध्वज प्रतीक और साथ ही न्याय की देवी के नए स्टैचू जो है निर्माण किए गए हैं, इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले ध्वज और प्रतीक को देखिए। तो 1 सितंबर 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर नवीन ध्वज व प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। इस ध्वज का निर्माण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा जो है डिजाइन किया गया है इस ध्वज को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में स्थित है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें क्या क्या है नवीन ध्वज में शामिल है। नवीन ध्वज का रंग नीला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं कलर इमेज डाल दिया हूँ आपके लिए कि इसका रंग क्या है, नीला है। और इसमें जो है अशोक चक्र हुआ है, अशोक चक्र है यहाँ देख सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का भवन है, ये आपको दिख रहा है सर्वोच्च न्यायालय का भवन यहाँ। और उसके नीचे क्या है, पुस्तक है, तो संविधान की पुस्तक है। और यहाँ देखिए सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में क्या लिखा है, ध्वज में श्लोक लिखा है यतो धर्मस्तु जयः। तो यह प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है इसका, यतो धर्मस्तु जयः। इसका अर्थ क्या होता है, जहां धर्म है वहां विजय है। तो इतना कुछ शामिल है सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज में। देखिए न्याय की देवी लेडी ऑफ जस्टिस, इनका भी जो है नए स्टैचू का अनावरण किया गया है। तो भारत के संघीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिटिश काल से निर्धारित न्याय की देवी के प्रतीक को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा बदला गया है। न्याय की देवी की मूर्ति के नए प्रतीक में क्या है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी 6 फुट नई मूर्ति न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में रखी गई है। तो 6 फुट का है, इसके हाइट को याद रखेंगे। इसमें शामिल प्रतीकों को देखिए। न्याय की देवी को भारत की परिधान साड़ी पहनाई गई है। तो यहाँ जो है साड़ी पहनाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक फिर कलर इमेज डाल दिए गए आपके लिए, आपको पढ़ने में आसानी हो तो देख सकते हैं। ठीक, तो साड़ी पहनाया गया है। मूर्ति की आंखों से पट्टी हवा दी गई है, तो पट्टी को हटा दी गई है, यहाँ आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है। और इनके दाएं हाथ में समान एक तुला है, जो पहले की तरह ही एक तराजू है पूर्व के समान ही, जो क्या संकेत देते हैं, इसे क्या निर्देश देता है, कोर्ट में निर्णय से पूर्व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने का प्रावधान है। यह संतुलन का प्रतीक है। ठीक, और इनका रंग देखें तो मूर्ति सफेद रंग की है, जो सफेद स्क्वायर प्लेट पर रखी गई है। तो ये सफेद का स्क्वायर प्लेट है, उसी में सफेद रंग की पूरा मूर्ति रखा गया है। इनके बाएं हाथ में पहले क्या होता था, तलवार होता था। तो तलवार को हटाकर अब जो है संविधान का किताब रखा गया है। तो तलवार को हटाकर संविधान का किताब रखा गया है, जो दर्शा रहा है भारत में न्याय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक, तो ये सब बदलाव किया गया है। नए पूरी तरह से जो है लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैचू बनाया गया है। चलिए यहाँ और महत्वपूर्ण टॉपिक है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग, इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक के रहता है। विधि आयोग को 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की रहेगा। 23वां विधि आयोग विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा नवीनतम विधि आयोग की घोषणा की गई है। यह आयोग विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कानून पर अपनी सलाह देने व गरीबों को प्रभावी तरीके से कानून की जांच करेगा। ठीक, तो ये जो है 23वां विधि आयोग है। और 1955 में एसपी सीतलवाड़, तो सीतलवाड़ का नाम आपको याद रखना है, इनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। और इस 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी याद रखेंगे आप, बीपी सिन्हा। तो बीपी सिन्हा जो है 23वें विधि आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। बीपी सिन्हा का नाम आपको याद रखना है। संविधान मंदिर, तो एक संविधान मंदिर लाइब्रेरी बनाया गया। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा महाराष्ट्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था IIT बॉम्बे में संविधान मंदिर की स्थापना की गई। इस का स्थापना मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की गहरी समझ व संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देना है। तो संविधान मंदिर बना है IIT बॉम्बे में, जिसके अनावरण किए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।
चलिए अब यहाँ चर्चा में है चुनाव। तो विधानसभा चुनाव 2024 में कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, किन राज्यों में, उसे यहाँ दिया गया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से क्या क्या हम पढ़ लेते हैं उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ दो प्रकार से हुआ है। एक जो है लोकसभा चुनाव हो रहा था उसी समय चुनाव हुआ है 4 राज्यों में, और वही जो है 4 स्टेट में जो है लोकसभा चुनाव के पश्चात जो है विधानसभा चुनाव हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है आम निर्वाचन के समांतर जो 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें। तो यहाँ से क्या पूछा जाता है, तो एक तो आपको याद रखना है इनकी सीट। तो इनका सीट जो है किस राज्य में कितना सीट है वो, और यहाँ कौन से पार्टी द्वारा जीता गया है इसे याद रखना है, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये जो है 3 चीजें आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश। पहले स्टेट का नाम याद रखिए जो सबसे पहले क्या है, इस लोकसभा चुनाव के साथ कौन कौन 4 राज्यों का होता है। तो एपी, दोनों एपी का याद रखेंगे। 2 एपी आप जानते हैं भारत में, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा आंध्र प्रदेश, दोनों एपी है। और देखिए आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है राज्य उड़ीसा, और अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है सिक्किम। तो इन 4 राज्यों में हुआ है चुनाव किसके, लोकसभा चुनाव के समांतर। तो इनमें सीटों को भी देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, आंध्र प्रदेश में 175, उसके बाद उड़ीसा में 147, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 60, और सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो वहां 32। तो 175, 147, 60 और 32 सीटों की संख्या याद रहेंगे। और बहुमत अगर पार्टी देखें तो बहुमत पार्टी जहां विजयी रही है तो बीजेपी कहाँ कहाँ, बीजेपी जो है अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में बीजेपी की पार्टी है, और 2 सिक्किम और आंध्र प्रदेश में जो है लोकल पार्टी है। तो सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, इनके द्वारा विजय प्राप्त किया गया है। अब वर्तमान मुख्यमंत्री ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू। तो खड्डे कहाँ देखने को मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे क्या है, दर्रा है, तो दर्रे को गड्ढे कह सकते हैं। तो बहुत सारे दड्डे हैं, तो खांडू सरनेम से याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का है पेमा खांडू। ठीक, और वही प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं, प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम से सिक्किम जो है, प्रेम से भारत के साथ जुड़ा था 1935 में, तो 1987 में प्रेम के साथ जो है जुड़ा था सिक्किम में, इसलिए आप कह सकते हैं प्रेम सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू है, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं तो इन्हें आप नहीं भूलेंगे। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, और उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। तो यहाँ नए बने हुए हैं उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, तो इनका नाम याद रखना है। ठीक, ये हो गया 4 राज्यों का। अब आगे देखिए और 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक, तो देखिए सीट देखें तो जम्मू कश्मीर में 90 है, झारखंड में 81, और यहाँ 288, महाराष्ट्र में 288 है, और हरियाणा में 90। तो इन सीटों को याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, और कहाँ हमारे छत्तीसगढ़, ये 3 जगह क्या है 90 विधानसभा सीट है। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी 90 है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में 288, झारखंड में 81। ठीक, अब यहाँ निर्वाचन तिथि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप देखेंगे पार्टी कौन विजयी रहा है। तो यहाँ भी दो जो है बीजेपी द्वारा, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बना है, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ की लोकल पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका सरकार है। और झारखंड में जो है झारखंड का लोकल पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके है हेमंत सोरेन चर्चे में थे, इन्हें जेल भेज दिया गया था, तो फिर से जो है ये चुनाव लड़े, फिर से जीत गए हैं हेमंत सोरेन की पार्टी। ठीक, देखिए उसके बाद है यहाँ जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, और हरियाणा के नायब सिंह सैनी है हरियाणा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र, हेमंत सोरेन झारखंड, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इन मुख्यमंत्रियों का नाम आपको याद रखना है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी चुनाव होते हैं, वहीं के आसपास के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कहाँ के हैं, पूछा जाता है। ठीक, आगे देखिए उपचुनाव 2024। तो लोकसभा का उपचुनाव भी हुआ है, लोकसभा चुनाव भी पढ़ेंगे आगे, वहाँ उपचुनाव हुआ है उसे भी दिया गया है। तो देखिए लोकसभा उपचुनाव का परिणाम जारी किया गया, 2 स्थानों में हुआ है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की गई, जिसमें 2 लोकसभा उपचुनाव हुआ है और 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। यहाँ दिया गया है, अगर आप देखना चाहें तो राज्य को देख सकते हैं, किस राज्य में कितने विधानसभा सीटों में हुआ है। 2 सीट जो लोकसभा के उसे देखिए, वायनाड से राहुल गांधी जो है विजयी हुए थे। तो राहुल गांधी कहाँ से, वायनाड का सीट राहुल गांधी को रायबरेली सीट से सांसद निर्वाचित होने पर रिक्त करना पड़ा था। तो वे दोनों जगह से जीते थे, रायबरेली और वायनाड से, इसलिए जो है वो रायबरेली से अभी सांसद के रूप में है, और वायनाड का सीट को जो है खाली कर दिया। उसके जगह में उनकी बहन प्रियंका गांधी जो है वहां से लड़ी है चुनाव, और वो भी जीत चुकी है वायनाड से। नांदेड़ से देखेंगे, महाराष्ट्र के नांदेड़, इस सीट में के सांसद थे बसंत चौहान, उनका निधन हो गया, इस कारण जो है यह सीट रिक्त हो गया था। फिर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है बसंत राव, तो रविंद्र बसंत राव, इनके द्वारा जो है विजय प्राप्त किया गया है। ठीक, तो नांदेड़ और वायनाड 2 सीटों को याद रखना है।
चलिए यहाँ जो है लोकसभा चुनाव दिया गया है, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था। चुनाव प्रारंभ होने की तिथि 19 अप्रैल से 1 जून तक की पूरा चुनाव चला है। तो टोटल 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक के चला है। टोटल 543 सीटों में चला है। ठीक, तो 543 सीटों में, जिसकी मतगणना 4 जून 2024 को रिजल्ट आया था। निर्वाचन कार्यकाल जो है 44 दिन तक चला है। 19 अप्रैल से 1 जून तक टोटल 44 दिनों का चला है निर्वाचन कार्यकाल। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 हैं, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 14 मार्च 2024 को इन दोनों को नए नियुक्त किए गए थे। ठीक, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चलिए, अब जो है लोकसभा निर्वाचन की तिथि क्या क्या रहा है उसे देख लीजिए। तो पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में भी हम पढ़े हैं लोकसभा चुनाव के, तो इन तीनों चरणों में पहले की जो 3 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो पहला 19 अप्रैल में है, यहाँ 102 सीटों में और 21 राज्यों में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ का टोटल 1 सीट में बस हुआ है। कहाँ? बस्तर सीट में। ठीक, और दूसरा देखिए 26 अप्रैल 2024 को, 7 मई को, फिर 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 मई। ठीक, तो यहाँ कितने सीटों में हुआ है उसे देख सकते हैं, कितने राज्यों में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम टोटल काउंट करेंगे सीटों की संख्या, तो ये जो है कितना आएगा? 544 आएगा। इसका कारण दिया गया है यहाँ 18वें लोकसभा चुनाव में केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में 7 चरणों में उपचुनाव, कुल सीटों की 544 आ रही है। परंतु इसका मुख्य कारण है मणिपुर के एक लोकसभा सीट है, जिसमें 2 चरणों पर चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तो एक ही सीट में जो है 2 चरणों में किया गया है, इस कारण जो है 44 आ रहा है। मणिपुर में कुकी व मैतेई समुदाय के मध्य हिंसा होने के कारण विस्थापितों को निर्वाचन में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यह निर्णय लिया गया था। देखिए, यहाँ जो इंपॉर्टेंट है क्या, भारत में लोकसभा सीट, कुल सीट जो है 543 है, जिसमें सामान्य 512 है, अनुसूचित जाति के लिए 84 रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 84 अनुसूचित जाति एससी के लिए है और 47 जो है एससी एसटी के लिए रिजर्व है, और बचे जो 512 है वह जो है क्या है, सामान्य के लिए है। लोकसभा चुनाव 2024 निर्वाचित महिला सांसद, तो महिला सांसदों की संख्या कितना है आप देख सकते हैं। तो कुल निर्वाचित महिला सांसद जो है 47 है, जो कुल सीटों का 13.74 है। टोटल 74 महिला सांसद है, जो टोटल कितने हैं? 13.62% है। लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला सांसद पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए महिला सांसद है। छत्तीसगढ़ के टोटल कितने? 3 महिला सांसद हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। लोकसभा चुनाव 2019 में कितना हुआ था? 78 महिला सांसदों निर्वाचित हुए हैं। तो इस बार जो है 4 कम हो गया है महिला सांसदों की संख्या। चलिए, मतदाता की स्थिति भी दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव में कुल 65.79% मतदान हुए हैं। जनसंख्या अनुपात 66.76%। कुल मतदाता की संख्या 96.88 करोड़। पुरुष मतदाता 49.72 करोड़। महिला मतदाता जो है 47.15 करोड़। थर्ड जेंडर मतदाता 48,000 थे। कर्मचारी मतदाता 19.1 लाख। विकलांग मतदाता 88.35 लाख। पहली बार मतदान करने वाले थे 1.84 करोड़। जो 18 से 19 वर्ष के आयु थे 1.84 करोड़ पहली बार मतदान किए हैं। युवा मतदाता देखें तो 19.74 करोड़, जो 20 से 29 वर्ष के हैं। वरिष्ठ मतदाता 2.38 लाख, जो 100+ आयु के मतदाता है। तो 100 साल पूरा करने वाले जो है 2.38 लाख मतदाता थे। लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो परिणाम कैसा रहा उसे भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट प्राप्त किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99 सीट और टीएमसी तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये जो है ममता बनर्जी का पार्टी है, या 29 सीट प्राप्त की हैं। ठीक, तो ये जो है कितने? 240, 99 और 29। इसके अलावा अन्य पार्टियों के द्वारा भी सीट प्राप्त किया गया है। तो यहाँ प्रतिशत भी देखें तो देख सकते हैं, यहाँ से इतना डिटेल प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और देखिए 18वें लोकसभा कार्यकाल प्रारंभ हो गया, जिसमें जो है पोटेम स्पीकर कौन थे उसे यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फोटो लगा हुआ है। पोटेम स्पीकर थे भृतहरि महताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उड़ीसा के कटक लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित थे। तो कटक से लोकसभा क्षेत्र के सांसद है ये। भृतहरि महताब को 18वीं लोकसभा का पोटेम स्पीकर अर्थात लोकसभा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत इन्हें नियुक्त किया जाता है। जनगणना नवगठित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब लगा था? 24 जून 2024 को। तो यहाँ पे 22 लिख दिया गया है, 24 जून 2024 को लगा हुआ है। ठीक, पोटेम स्पीकर का कार्य लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाना, लोकसभा के नवीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना। 18वीं लोकसभा के नवीनतम अध्यक्ष श्री ओम बिरला के पद ग्रहण करते ही अस्थायी अध्यक्ष भृतहरि महताब को पद स्वतः समाप्त हो गया। ठीक, तो यही होता है, अध्यक्ष अगर स्थायी अध्यक्ष चुनने जाने के बाद जो है इनका पद जो है ऑटोमेटिकली रिक्त हो जाता है। देखिए, अब यहाँ निर्वाचन के लिए क्या क्या पहल चलाया गया है इस साल उसे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला था मिथक बनाम वास्तविकता।
मैथ वर्सेस रियलिटी। तो मिथक बनाम वास्तविकता लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने व मतदाता को सही जानकारी देने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट में यह रजिस्टर प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें ईवीएम, यूवीपैट, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट व चुनाव संचालन से जुड़ी मिथक व गलत सूचना के संबंध में वास्तविक प्रक्रिया को दर्ज किया गया है। तो यह पहल स्टार्ट किया गया था। और क्या क्या है देख लीजिए। 28वीं लोकसभा केंद्रीय निर्वाचन आयोग में डिजिटल ऐप, 2 डिजिटल ऐप, एक सी विजिल सिटीजन ऐप और दूसरा था सुविधा पोर्टल। तो सिटीजन ऐप में क्या होता था, आचार संहिता के उल्लंघन व अन्य शिकायतों को प्रसार करने व पता लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया एक विकल्प ऐप थे। इस ऐप के माध्यम से सामान्य नागरिक गुप्त रूप से शिकायत कर सकते थे। तो सी विजिल जो है सिविलियंस के लिए था, मान सकते हैं। अगर किसी के उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का, तो किसी प्रकार से शिकायत करना है किन्हीं का, तो यहाँ के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से कर सकते थे। दूसरा है सुविधा पोर्टल। यह नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए यह ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया। उम्मीदवार अपने चुनावी बैठकों, रैली आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल का उपयोग कर सकते थे। चलिए, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस वर्ष जो है 2024 में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या रहा है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। तो देखिए 25 जनवरी को हुआ था स्थापना। इस वर्ष भारत निर्वाचन आयोग की अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मनाया है। तो 75 वर्ष मनाया गया है। 26 जनवरी को भी वैसे ही जो है गणतंत्र का 75वां वर्ष मनाया गया है। उसी प्रकार जो है निर्वाचन आयोग का भी 75वां वर्ष मनाया गया है। अब एक जो विषय है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो पिछले वर्ष से भी यह बहुत चर्चा में रहा है। तो यह कौन से संशोधन विधेयक के तहत लाया गया है, 129वां संशोधन विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन। अब पूरा जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत जो है सभी, चाहे बोल सकते हैं जो क्षेत्रीय चुनाव हो, उन सभी चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा, सबको एक साथ करने का निर्णय लिया जाएगा इसके तहत। देखिए दिसंबर 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, परंतु विपक्ष द्वारा संयुक्त संसदीय समिति में जांच की मांग के कारण इस सत्र में यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। यदि 129वां संशोधन विधेयक वर्ष 2025 के आगामी संसदीय सत्र में बिना परिवर्तन के पास हो गया तो चुनाव सुधार की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव यह प्रारूप संभवतः वर्ष 2035 में लागू हो जाएगा। तो 2035 से लागू कर दिया जाएगा अगर इस वर्ष यह पारित हो पाता है तो। देखिए इसके तहत जो है एक कमेटी का गठन किया गया था, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कोविंद कमेटी बनाया गया था, जिनकी सिफारिश दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या सिफारिश है। भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 14 मार्च 2024, तो इस तिथि को याद रखेंगे, 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश किया गया है देख सकते हैं। सबसे पहले समस्त राज्य विधानसभा का कार्यकाल आगामी लोकसभा चुनाव अर्थात 2029 तक बढ़ाया जाए। यदि कोई राज्य विधानसभा अपने कार्यकाल के पूर्व भंग या समाप्त हो जाता है, बहुमत न होने पर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समाप्त हो जाता है, तो बचे हुए 5 वर्ष हेतु नए सिरे पर चुनाव कराया जाए। प्रथम चरण में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित हो, दूसरे चरण में स्थानीय निकायों का चुनाव आयोजित हो। तो ये जो है किया गया है कि लोकसभा विधानसभा का पहले चरण में और दूसरे में स्थानीय निकायों का चुनाव हो। केंद्रीय निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग की मदद से एकल मतदाता सूची एवं मतदान कार्ड तैयार करेगा। देखिए अभी तक भारत में इससे पूर्व 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन का आयोजन किया जा चुका है। ठीक, तो ये है सिफारिश किए गए हैं वो, तो इन सबको आप याद रख सकते हैं। अगर प्रश्न में स्टेटमेंट वाइज अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे बना सके। ठीक, तो यहाँ से जो इस वर्ष जो चर्चा में संवैधानिक चर्चाएं थे वो सभी हम देख लिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये जो है पुरस्कार से रहेगा। अब जो है इस वर्ष जितने भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं अवार्ड, उन सभी को हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ इसे कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख पुरस्कार में, जिसमें सबसे पहले नोबेल प्राइज को याद करेंगे, ट्रिक से इसे याद करेंगे ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।